Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another GATE Botany's important video, like important topic for your upcoming GATE examination. तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएनए रिपेयर और म्यूटेशंस के बारे में कि किस तरीके की म्यूटेशंस हमको डीएनए में देखने को मिलती हैं और उन म्यूटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके की हमारी बॉडी रिपेयर सिस्टम को यूज़ करती है उन म्यूटेशंस से बचने के लिए, उनसे दूर होने के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद ही कोई साल ऐसा जाता हो जो हमको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ना मिलता हो। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ध्यान दिया जाता है डीएनए पे। बेसिकली जितनी भी हर जानवर में जंग छिड़ी हुई है कि नहीं मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल अपने जो फीचर्स हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं, अपना जो थिंकिंग है उसको आगे लेके जाना चाहता है और वो सभी चीज़ें आती हैं डीएनए से। बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स कौन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके जाएंगे, डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि डीएनए किसका है। ओके, एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, है ना। और हमको पता है कि ये एक डबल हेलिकल एंटी पैरेलली स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है और बेसिकली इसमें जो ये एक हमारा पॉलीमर है, इसका मोनोमर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर। और अल्टीमेटली ये इस मोनोमर के ढेर सारे यूनिट्स को लेके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, और इसी डीएनए की वजह से सारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप डीएनए में कोई फेरबदल करते हो, फेरबदल मतलब कोई सडन चेंज, कोई म्यूटेशन, कोई बदलाव डीएनए में लाते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ इस जनरेशन में नहीं रहने वाला, वो आने वाली सभी जनरेशन में नज़र आएगा, ठीक है। तो कोशिश हमारी बॉडी ये करती है कि जो चीज़ नेचुरली चल रही है नॉर्मली, वो वैसे ही चले। मतलब म्यूटेशन तो होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि डीएनए को म्यूटेट करने का काम करते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स पे 20,000 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, या 20,000 बार ऐसा एक दिन में देखने को मिलता है कि हमारा डीएनए म्यूटेट करता है, या हम ये कह लें कि कुछ चेंजेस आते हैं। और उतने ही बार हमारा जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो अपना काम करता है और इस म्यूटेशन को ख़त्म करता है, नॉर्मल करता है डीएनए को। जब तक डीएनए रिपेयर सिस्टम काम करता रहता है, म्यूटेशन को सप्रेस रखा जाता है, म्यूटेशन को बांध के रखा जाता है, म्यूटेशन हमको देखने को नहीं मिलती। और जैसे ही डीएनए रिपेयर सिस्टम वीक होता है, हमारे जो म्यूटेशन है वो सामने निकल के आने लगती है अलग अलग बदले हुए फिनोटाइप के रूप में। तो ये इनका चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है, म्यूटेशन होती रहती है, रिपेयर सिस्टम सही करता रहता है, रिपेयर सिस्टम सही करता रहता है, म्यूटेशन होती रहती है, ठीक है। तो किस तरीके के ऐसे केमिकल्स हैं? बेसिकली वो केमिकल्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस। और इनको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है म्यूटाजेंस को, वो होता है एमिस टेस्ट। इसके बारे में आप जान सकते हैं आराम से, एमिस टेस्ट, ठीक है। अगर हम देखें कि कौन से ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो करते हैं म्यूटेशन, तो क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, किस तरीके की म्यूटेशंस हमको देखने को मिलती हैं, मतलब क्या एल्काइलेशन कर रहे हैं, मिथाइलेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेसिस का, किसकी मदद से क्या हो रहा है, कितने तरीके की म्यूटेशन देखने को मिल रही है, कैसे डैमेज हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हम अच्छे से रिपेयर प्रोसेस को जान पाएंगे। मतलब
अभी आप डॉक्टर के पास गए हो और आपको पता है कि बीमारी सिर्फ एक तरीके की नहीं होती कि गए और पैरासीटामोल खा ली हर बीमारी का इलाज हो गया। अलग अलग बीमारी और जैसी बीमारी वैसा इलाज, ठीक है। तो अलग अलग डैमेज होते हैं, अलग अलग टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं और उनका उसी तरीके का इलाज भी किया जाता है। तो डबल हेलिकल डीएनए का जो स्ट्रक्चर है अगर उससे कुछ भी डेविएशन आ रहा है तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके का म्यूटेशन है। नंबर 1 सिंपल म्यूटेशन। सिंपल म्यूटेशन में क्या होता है कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है यानी कि नाइट्रोजनस बेस, ये किसी से रिप्लेस हो जाए। रिप्लेसमेंट भी दो तरीके का हो सकता है। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की क्लास देखना चाहें तो यहाँ पे दो क्लासेस हैं हमारे पास। कौन सी? प्यूरिन और पायरिमिडीन या पेरिमिडीन, ठीक है। तो दो बेसेस हमारे पास प्यूरिन के हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और दो हमारे पास पायरिमिडीन के हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन, AGTC। अब इन चारों का ही फेरबदल होना है। दो तरह की म्यूटेशन होती है सिंपल म्यूटेशन में, एक होती है ट्रांजिशन म्यूटेशन और एक होती है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, ये एकदम सिंपल सी है, नॉर्मल सी है। एक पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन से मतलब रिप्लेस हो जाए या एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से। कहने का मतलब ये है कि जहां पे ए हो पहले नॉर्मल डीएनए में वहां पे जी आ जाए और जहां पे जी हो नॉर्मल डीएनए में वहां पे ए आ जाए। अगर ये हो रहा है, या फिर जहां टी है वहां सी आ जाए और जहां सी है वहां टी आ जाए। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा है ट्रांसवर्जन, पूरा वर्जन ही चेंज हो जा रहा, ठीक है। तब क्या हो रहा है, प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ जाए और पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ जाए। यानी कि अगर ए है तो इसकी जगह या तो टी आ जाए या इसकी जगह सी आ जाए। फिर अगर जी है तो इसकी जगह या तो टी आ जाए या इसकी जगह सी आ जाए। ऐसे ही आप टी की जगह ए आ जाए या जी आ जाए, ऐसे करके। तो अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ रहा है और पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो ये चीज काफी पूछी जाती है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कौन सी है, क्या है। आपको याद रखना है ट्रांजिशन में प्यूरिन टू प्यूरिन, पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन, और ट्रांसवर्जन में पिरिमिडीन टू प्यूरिन और प्यूरिन टू पिरिमिडीन। इस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं और ऐसे म्यूटेशंस हमको सिंगल या पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हुए मिलते हैं। ओके, सेकेंड टाइप में हमारे पास डीएमिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, डी मतलब रिमूवल, एमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे म्यूटेजेंस होते हैं जो कि हमारे मतलब जो बेसिस है उनको डीएमिनेट कर देते हैं, मतलब वहां से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल करा देते हैं। जैसे कि अगर हम साइटोसिन बेस का डीएमिनेशन करते हैं या यहाँ से अमाइनो ग्रुप निकालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल में। तो जहां पे अभी डीएनए में नेचुरली साइटोसिन था इस तरीके से, तो ये साइटोसिन रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से। रिप्लेस क्या हो जाएगा, हम ये कह लेंगे कि यहाँ पे जब हमने डीएमिनेशन किया तो ये कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में। तो अगली बार या डीएनए जब अगली बार रेप्लिकेट कर रहा होगा तो इसके सामने अब क्या आ जाएगा, इसके सामने ए आ जाएगा और आना क्या चाहिए था, जी। तो ये म्यूटेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये ए के साथ पेयर करेगा अब, जबकि इसे जी के साथ पेयर करना था यहाँ पे, तो यूरेसिल वहां पे आ जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, यूरेसिल डीएनए में होना ही नहीं चाहिए। यूरेसिल होता है आरएनए में, डीएनए में होता ही नहीं है। तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, तो एक तरफ जाएगा यू, एक तरफ जाएगा टी, पूरा का पूरा सब कुछ हिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एडेनिन का डीएमिनेशन कर देते हैं तो हाइपोजेंथीन बन जाता है, ठीक है, हाइपोजेंथीन। फिर उसके बाद मिसिंग बेसिस। मिसिंग बेसिस में क्या होता है कि जो आपके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है, प्यूरिन के और शुगर के बीच में, ठीक है। अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए, ये कैसे देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमको, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 प्राइम पोजीशन पे यहाँ पे हमारा बेस जो है वो लगा होता है, नाइट्रोजनस बेस।
अगर इस नाइट्रोजन बेस का ये जो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाए तो ये बेस यहाँ से निकल जाता है। ऐसी साइट को हम कहते हैं ए प्यूरिनिक साइट या ए बेसिक साइट। ए प्यूरिनिक साइट बोलते हैं उसको हम, या ए बेसिक साइट। जहां पे भी ये होगा वहां पे लिशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा कह लें कि हमारा जो नॉर्मल डीएनए है उससे उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ऐसे एरियाज को हम कहते हैं मिसिंग बेसिस म्यूटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस, मतलब जो आपके बेसिस है उसको आप केमिकली मॉडिफाई कर रहे हो। अभी हम क्या कर रहे थे, अमीनो ग्रुप निकाल रहे थे, अब हम यहाँ कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्वाइनिन में अगर हम ग्वाइनिन का मिथाइलेशन करा देते हैं तो वो हो जाता है 7 मिथाइल ग्वाइनिन, या हम 3 पे करा देते तो 3 मिथाइल ग्वाइनिन, ठीक है। और एडेनिन जो है वो बनाता है 3 मिथाइल एडेनिन। ऐसे ही साइटोसिन बनाता है 5 मिथाइल साइटोसिन। अब अगर हम अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर दें कीटो ग्रुप से तो जो है हमारा 5 मिथाइल साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थाइमीन में। तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करके जो नॉर्मल इनकी बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे सामने निकल के आती है, वो है थाइमीन डायमर्स। ये सिर्फ थाइमीन के साथ ही होता है, ये हमारे एडेनिन ग्वाइनिन के साथ हमको देखने को नहीं मिलता। थाइमीन जो है ये क्या करता है, अगर 2 एडजेसेंट थाइमीन है, 2 एडजेसेंट थाइमीन मिल के एक साइक्लोब्यूटिल रिंग बना लेते हैं, और साइक्लोब्यूटिल रिंग बना के दोनों थाइमीन आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे थाइमीन, जो एक दूसरे के पड़ोस हो, यानी कि एडजेसेंट, ठीक है। और उस समय हम उनको कहते हैं थाइमीन डाइमर्स, उस समय हम उनको कहते हैं थाइमीन डाइमर्स। अब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा ये एक यूनिट की तरह काम करेंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। तो बेसिकली इनके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वहां पे जो बेस पेयरिंग है वो नहीं हो पाएगी ढंग से, ठीक है। और ये चीज़ ज़्यादातर हमको कब देखने को मिलती है, जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर होता है डीएनए के ऊपर, तब, ठीक है। तो इतने सारे तरीके के हमको कुछ मतलब म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक और है हमारे पास, वो है स्ट्रैंड ब्रेक। मतलब अभी तक तो नॉर्मल था, एक एक बेसिस पे अलग फर्क पड़ रहा था, अभी क्या है पूरा का पूरा स्ट्रैंड ब्रेक हो जा रहा है। कहीं पे एक डीएनए का कोई पार्ट है जहाँ पे कुछ पेरोक्साइड्स हैं, कुछ रेडिएशंस है, कुछ एंजाइम्स है, जैसे कि डीएनएज ने काम किया और डीएनए की बैकबोन को ही तोड़ दिया, ठीक है, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे ये पार्ट क्या है, लिशन की तरह क्रिएट हो गया। अब ये दिक्कत हो गई, इसका क्या करें, ये जो पार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रैंड ब्रेक है उसको भी, वो भी एक तरीके की म्यूटेशन है, और उसको भी सही करने के लिए एक डीएनए रिपेयर सिस्टम हमारे पास है। ओके, तो ये हमको सारे डीएनए म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विलन है तो हीरो भी आएगा। तो विलन जो है वो हमको देखने को मिल चुके हैं, हीरो की एंट्री हो चुकी है। रिपेयर मैकेनिज्म्स कि खराब हुआ है तो बनाएंगे भी हम ही, है ना, मारेंगे भी हम ही, बचाएंगे भी हम ही, वही वाला हाल है यहाँ पे। तो ज्यादातर जैसा कि मैंने बताया कि मतलब एक दिन में डीएनए पे अराउंड 20,000 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब डीएनए म्यूटेट होता है, और हमारा रिपेयर सिस्टम उस पर काम करता जाता है। अब बेसिकली अब चाहते कि आप सिर्फ ये 20,000 रहे या बढ़ जाए, मतलब लोग कहें कि यार फिर तो आराम से हमें स्मोक करना चाहिए, क्योंकि 20,000 तो वैसे ही हो रहे हैं, जब उतने से बचा रहा तो बाकी से ही बचा लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि स्मोकिंग से आप ये जो 20,000 इंस्टेंसेस इनको और बढ़ा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको आप कम कैसे कर सकते हो, जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं या जो लोग ज़्यादा नॉन वेज खाना खाते हैं, मतलब ये बात सच है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ वो बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाना खाते हैं या ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यूज़ हो, तो जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यूज़ होता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, उतनी ज़्यादा पेरोक्साइड्स बनती हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा पेरोक्साइड्स बनती हैं, और उतनी ज़्यादा पेरोक्साइड्स जब बनती हैं तो उतना ज़्यादा डीएनए पे खतरा रहता है म्यूटेशन का, क्योंकि ये पेरोक्साइड्स क्या करती हैं, डीएनए को म्यूटेट करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से हमारा उन लोगों को ज़्यादा म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूडिंग करते हैं, या एक्सेसिव ऐसी फूडिंग करते हैं जो कि मतलब जिनको पचाने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। नॉनवेज हो गया आपका, बहुत ज़्यादा मसाले वाला फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए। तो ये मतलब अदर देन दिस। वापस आ जाते हैं हम लोग रिपेयर पे, डायरेक्ट रिपेयर नंबर 1,
ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर यानी कि खराब हुआ, हमने तुरंत सही कर दिया। इसमें आ जाता है हमारे पास रिपेयरिंग किसका, जो थायमीन डाइमर्स है उसका। थायमीन डाइमर्स अभी अभी बन के चुके हैं किसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट रे की मदद से। ठीक, इसके लिए एक एंजाइम हमारे पास होता है जिसका नाम होता है डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज बड़ा मजेदार एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है ये सिमिलर होता है मतलब स्ट्रक्चर में जो क्रिप्टोक्रोम होता है उससे। ठीक है, ये मतलब एडिशनल नॉलेज है, क्रिप्टोक्रोम से सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा जो इसका सी टर्मिनल डोमेन होता है वो क्रिप्टोक्रोम से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोक्रोम में मतलब एक्टिविटी होती है फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी, यहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, तो क्रिप्टोक्रोम से बाकी इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, वो भी लाइट वैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं जैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोलाइज डीएनए फोटोलाइज जो है ये एंजाइम क्या करता है, डायरेक्ट रिवर्सल करता है किसका, थायमीन डाइमर्स का। जो थायमीन डाइमर्स के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है साइक्लोब्यूटाइल रिंग बनाने के लिए, उस साइक्लोब्यूटाइल रिंग का जो कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसको यूज करके, और थायमीन्स को जो थायमीन डाइमर्स है उन्हें मोनोमराइज कर देता है। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट रिपेयर नंबर 1 रिपेयर है। दूसरा है एक्सcision रिपेयर। अब ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो जो अभी हम लोगों ने ए बेसिक साइट या ए प्यूरिनिक साइट देखी थी, मतलब कहीं पे या तो आपकी ए बेसिक साइट बन गई यानी कि वहां से बेस जा चुका है, मतलब एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूट चुका है, या तो वहां, या फिर अगर कहीं पे आमने सामने जी के सामने ए आ गया है, जी के सामने टी आ गया है, ठीक है, सी के सामने आपका टी आ गया है या ए आ गया है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखे थे म्यूटेशन उसकी मदद से, तो वहां पे डीएनए क्या होगा, हल्का सा किंक जनरेट हो जाएगा डीएनए में, और उस किंक को एक्सcision रिपेयर में पहचाना जाता है और उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, और ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक बेस एक्सcision रिपेयर, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। बेस एक्सcision रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। बेस एक्सcision रिपेयर में क्या किया जाता है, एक सिंगल बेस को रिमूव किया जाता है और वहां पे दूसरा जो बेस है जो कि सही है उसको ऐड किया जाता है। इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइलेज। आपको याद ये रखना है किस रिपेयर सिस्टम में कौन सा एंजाइम एक्टिव है, यही पूछा जाता है। एन ग्लाइकोसाइलेज, एन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ये इन्वॉल्व है बेस एक्सcision रिपेयर में, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर में नहीं। ये क्या करता है, ऐसे हमारा डीएनए रहता है, ठीक, इस डीएनए को ऊपर से नीचे तक साथ साथ चलते हुए स्कैन करता है, स्कैनिंग करता है, और जहां पे भी इसको डीएनए में ऐसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कहीं भी बल्जिंग मिलती है, कहीं भी किंक मिलती है, ये उस किंक को पहचान लेता है और फिर वहां पे जो एबनॉर्मल बेस होता है उसको वहां से रिमूव कर देता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। जब हाइड्रोलिसिस कर देता है तब वहां पे आपको पता चल जाता है कि हमने ब्रेक कर दिया है। फिर एंट्री होती है आपके डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज उस गैप को सील करता है और फिर डीएनए लाइगेज उसको वहां पे बंद कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो बेस है उसको वहां से हटा दिया जाता है, मतलब जो खराब वाला था, जो गलत था, उसको हटा देते हैं और सही वाला हम वहां पे लगा देते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम है, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, इंसिशन, एक्सcision एंड सिंथेसिस। और इसके जो एंजाइम्स जो इसके मतलब कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें देखने मिलते हैं वो भी अलग होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर और बेस एक्सcision रिपेयर में फर्क क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर में हम सिर्फ एक बेस नहीं हटाते, हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड नहीं हटाते, हम वहां के आसपास के 8-10 न्यूक्लियोटाइड हटा देते हैं। ठीक है, और फिर पूरा जो एक पैच होता है उस पूरे पैच को दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड और बेस में। इसमें क्या है, इसमें जो एंजाइम्स हैं वो है UVRA जो कि है एक इंडोन्यूक्लियस, है ना, UVRB जो कि डैमेज स्ट्रेच को पहचानता है, UVRC जो कि इंसेशन करता है दोनों साइड पे, और फिर है हमारे पास UVRD जो कि एक एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है डैमेज स्ट्रैंड को
रिमूव करने के लिए। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं हमारे ब्रेक, जो यहाँ पे बीच खाली हिस्सा हो जाता है वो, ठीक है। और डीएनए लाइगेज जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बना के दोनों टुकड़ों को सील कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका ये लेशन था, इस लेशन को क्या किया गया, सबसे पहले कट किया गया, इतने पार्ट को रिमूव कर दिया गया यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हो आप, ये सही था, फिर भी हम इसे रिमूव कर देते हैं कि नहीं भैया तुम जाओ, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं। और फिर से डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको पूरा सिंथेसाइज करता है और डीएनए लाइगेज इसको सील कर देता है। तो इस तरीके की चीजें हमको न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर में देखने को मिलती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन या रिट्रीवल सिस्टम। मतलब अभी क्या है कि जो गलती होनी थी वो हो चुकी है, हम उसे सही नहीं कर पाए, लेकिन क्या हम इसे जिंदगी भर ऐसा ही, मतलब हर जनरेशन में ऐसा रखेंगे? नहीं, वहां पे रिकॉम्बिनेशन या रिट्रीवल सिस्टम का सहारा लिया जाता है। मान लीजिए कि आपका ये एक डीएनए है जो कि पेरेंट जनरेशन में ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इस डीएनए में क्या हो रहा है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और हमें आगे डॉटर स्ट्रैंड बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस पेरेंट जनरेशन में जो डीएनए है, इसकी एक खराब बात है कि यहाँ पे थाइमीन डाइमर है, ठीक। अब क्या हम इस थाइमीन डाइमर को आगे ले जाएं जनरेशन में, क्या हम इसको ऐसे ही ले जाएं? तो नहीं, यहाँ पे क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है इसको रिमूव करने की। कैसे? बहुत आसानी से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो अभी क्या है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं आपके पास। आपका ये ऊपर वाले स्ट्रैंड का नाम है ए, नीचे वाले स्ट्रैंड का नाम है डी। ये ए और डी स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ टी होगा, यहाँ जी होगा तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ जी होगा, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये, ठीक। तो अब क्या किया आपने, इसको ओपन अप किया और जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वैसे करना शुरू किया। जहां पे ये थाइमीन डाइमर है ए में, उसके सामने बी स्ट्रैंड जो कि नया बन रहा है डॉटर स्ट्रैंड, उस पे एक गैप होगा, ठीक। लेकिन सी में नहीं होगा क्योंकि जो डी है वो कॉन्टिन्यूअस है, सी है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर आप इस बी का सीक्वेंस जानने की कोशिश करें, बी का सीक्वेंस जानने की कोशिश करें तो ये किससे मिलता जुलता होगा? एग्जैक्टली ये मिलता जुलता होगा डी से। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट्री है डी के और बी भी कॉम्प्लीमेंट्री है ए के। तो अगर हम डी से वो पार्ट उठा के यहां लगा दें जो ए का थाइमीन डाइमर के सामने वाला पार्ट है, तो हमें वो चीज मिल जाएगी जो कि ए के पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही किया जाता है, डी वाले जो स्ट्रैंड है वहां से एक पार्ट उठाया जाता है और बी में लगा दिया जाता है, जो भी गैप बन रहा होता है वहां पे, फिर उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन सिस्टम या रिट्रीवल सिस्टम। और ये बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, बहुत कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है और बड़ा मुश्किल भी होता है, बहुत कम ही सिचुएशन में हमको ऐसा देखने को मिलता है। इसको हम गैप रिपेयर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास एक लास्ट रिस्पॉन्स या लास्ट चीज़ जिसको हम कहते हैं SOS रिपेयर मैकेनिज्म। SOS रिपेयर मैकेनिज्म इज सेव आवर सोल, ठीक है। ये है सेव आवर सोल, कि कुछ नहीं बचा तो आखिरी सहारा, आखिरी चारा यही है, ठीक। सेव आवर सोल रिपेयर मैकेनिज्म, यहाँ पे एक मैकेनिज्म पर पूरी करी जाती है, यहाँ पे एक सिंथेसिस करी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सिंथेसिस जो है वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मतलब आपके डीएनए में एक डैमेज हो रखा है, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसको सही कैसे करना है। आप उस पूरे पार्ट को हटाते हो और अपने मन से एक बाईपास सिस्टम या इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम को यूज करते हुए ट्रांसलेशन सिंथेसिस करते हो। पूरे के पूरे लिशन को आप अपने मन से फिल अप कर देते हो कि हाँ ठीक है, जो हुआ होगा वो यहाँ पे यही रहा होगा। आप कुछ नहीं सोचते हो कि सामने क्या था, इधर क्या था, उधर क्या था। एक वाई फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेसेस हैं जो कि डायरेक्टली डीएनए सिंथेसिस करते हैं पूरे डैमेज पोर्शन को इधर से उधर ले जाते हुए। यहाँ पे ये डैमेज पोर्शन है, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे और पूरा का पूरा डीएनए जो है वो मतलब बाईपास डीएनए सिंथेसिस कर देंगे, उस एरिया को ही बाईपास कर देंगे। ओके,
तो ये एक हाईली म्यूटेट, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र वैसा ही है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पे म्यूटेशन होने के, और इसीलिए बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जान नहीं ही बचेगी, तब हम इस रिपेयर मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको सेव आवर सोल रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, तो आई होप यू गाइस फाइंड इट हेल्पफुल. डू लेट अस नो, join the YouTube Gurumantra channel and Telegram channel Gurumantra for the discussion, and we'll meet you in the next class. Thank you so much.